ग्रेट, नहीं तो फिर हम तो स्टार्ट कर लें। सो 16.4 से 16.3 पता नहीं क्यों बीच में पड़ी है, इसको तो बंद करते हैं हम। ओके 4 से स्टार्ट करते हैं। सो ग्रीन्स थ्योरम, और so without getting into the details of geometry और वो सारा कुछ, ग्रीन्स थ्योरम एक्चुअली क्या करता है, हमें लाइन इंटेग्रल को डबल इंटेग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। सो इफ वी हैव अ कर्व C जो कि पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, पॉजिटिवली ओरिएंटेड का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन है, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। सो पीस वाइज स्मूथ का मतलब ये है कि बीच में कोई फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ये पीस वाइज स्मूथ हो गया, कॉन्टिन्यूस है बट पीस वाइज स्मूथ है। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल का मतलब ये है कि वो कट नहीं कर रहा खुद को, ये सिंपल नहीं है। सो सिंपल मीन्स के कोई खुद का इंटरसेक्शन नहीं है, क्लोज्ड पाथ है इन द प्लेन। सो डी बी द रीजन बाउंडेड बाय सी। सो ये जो हमारा कोई रीजन अगर इस तरह से गिवन है, सो दिस इज द बाउंड्री कर्व विच इज कॉल्ड सी। ये रीजन है अगर डी, तो ये हमारा पाथ सी होगा, जो कि मतलब ऑफ कोर्स यूनियन ऑफ 3 स्मूथ पाथ्स है। सो अब अगली बात, यहाँ तक तो हमारी सारी बातें जो थी वो सी और डी के बारे में थी कि किस टाइप के होंगे वो। सो इफ पी एंड क्यू हैव कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स on an open region that contains D, तो हमारे पास क्या होगा P dx, यानी ये क्या चीज़ है, ये हमारा है लाइन इंटेग्रल along the path C। सो इस P dx प्लस Q dy का लाइन इंटेग्रल किसके इक्वल होगा, पार्शियल Q बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल P बाय पार्शियल y ओवर द रीजन D। यानी ये जो हमारा प्लेनर रीजन होगा बाउंडेड बाय द कर्व C, ये वाला इनसाइड D है, मतलब इस तरह से जैसा भी कर्व की वो होगी। सो दिस इज इक्वल टू पार्शियल क्यू बाय, मतलब इसका बेसिक काम क्या हुआ, लाइन इंटेग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए अगर हम लाइन इंटेग्रल इवैल्यूएट करें क्लोज्ड पाथ के साथ, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी लाइन इंटेग्रल को आप ग्रीन्स थ्योरम में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे क्लोज्ड पाथ के साथ। सो दिस ये वाली बात भी याद रखनी कि क्लोज्ड कर्व है। सो इफ वी आर गोइंग टू एक्चुअली इवैल्यूएट लाइन इंटेग्रल अलोंग सिंपल क्लोज्ड पाथ जो कि सारी बाकी कंडीशंस फुलफिल करता है, तो फिर हमारा ये जो लाइन इंटेग्रल है ये डबल इंटेग्रल ऑफ दिस फंक्शन बन जाएगा। सो बाकी डबल इंटेग्रल के लिमिट्स और वो डिपेंड्स अपॉन द रीजन, किस तरह का रीजन है वो लिमिट्स बाकी तो फाइंड आउट करके इवैल्यूएट करना है डबल इंटेग्रल को। सो जैसे ये हमारे पास है कि इवैल्यूएट x टू द पावर 4, यानी ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, x to the power 4 dx plus xy dy, where c is the triangular curve consisting of the line segment 0 0 to 1 0, 1 0 to 0 1 and 0 1 to 0 0, यानी क्लोज्ड पाथ है। सो पहला काम तो हमने ये देखना है कि हमारा क्लोज्ड पाथ है, फिर हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो समटाइम्स अगर नहीं भी गिवन है कि ग्रीन्स थ्योरम से अप्लाई करें, तो ग्रीन्स थ्योरम से फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा, बजाय कि आप हर पाथ के साथ पैरामीट्रिक फॉर्म ढूंढें, फिर उनके साथ इसको इंटीग्रेट करें और फिर ऐड करें। तो ये आसान कर देता है काम कि अगर क्लोज पाथ है, सबसे पहले हम ये फिगर आउट कर लेंगे हमारा पाथ क्लोज है, और फिर उसके बाद हम इस पे ये अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमने अभी जो कहा डायरेक्शन उसकी जो है पॉजिटिव ओरिएंटेशन होनी चाहिए। सो हम कहाँ से स्टार्ट करें, जीरो से, और ये हमारा 1 0, यानी आप देख रहे हैं डायरेक्शन ये 0 0 to 1 0, 1 0 to 0 1, 1 0 to 0 1 is the path, the point here, और इसका मतलब इन दोनों को ज्वाइन कर दें। अगेन हमारी जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज ही है, और फिर 0 1 to 0 0, तो ये हमारा क्लोज पाथ बन गया। सो अब बजाइए कि हमने L1 L2 L3 अलग से करके और इसको इवैल्यूएट करते, चूंकि क्लोज पाथ है, पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, पीस वाइज स्मूथ है, यानी इसमें कॉर्नर ये 3 आ रहे हैं लेकिन हर पीस जो है वो स्मूथ है। सो 3 पीसेस हमें मिल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका डबल इंटीग्रल इवैल्यूएट कर लें तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल किसका होगा, अब ये डी रीजन बन गया है, जो इनसाइड हमारा रीजन है दैट इज बाउंडेड बाय दिस पाथ, वो हमारा रीजन डी बन गया। So partial q by partial x minus partial p by partial y dA, right? अब partial q by partial x क्या हो जाएगा, so इसकी हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी।
सो दिस इज इक्वल टू पार्शियल क्यूब बाय पार्शियल एक्स हमारा हो जाएगा बाय, अभी मैं इसको लिमिट्स देखते हैं उसकी तो फिर देख लेंगे, वाई और पार्शियल पी बाय पार्शियल माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई, तो वो तो जीरो ही हो गया। कितना आसान हो गया ये। सो डी ए, अच्छा डी ए को भी देखते हैं कि अभी क्या करना है। अब इस लाइन की इक्वेशन ढूंढते हैं और फिर ये वाला पॉइंट है हमारा 1 0 नहीं सॉरी 0 1, तो इस लाइन की इक्वेशन ढूंढते हैं पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ग्रेडियंट इसका होगा -1 और y minus 0. So y is equal to negative x minus 1. So this is the equation of this line, that is negative x plus 1. So negative x plus, ठीक है। और ये वाली लाइन टू 0 लाइन, और ये वाली लाइन जो है इसकी ऑल्दो अभी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये x इज इक्वल टू 0 लाइन है। सो अब यहाँ से अगर हम देखें तो x हमारा वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 1, तो इसका मतलब इसको हम बाहर रख लेते हैं। अब चूंकि ये रेक्टेंगल तो नहीं है तो y हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, सो y की जो लोअर बाउंड होगी, जो हमने तरीका सीखा हुआ है कि हमने अगर y की लिमिट अपर और लोअर ढूंढनी है तो हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं रीजन में जहां से वो एंटर होती है, वो लोअर लिमिट ऑफ y होती है, सो वो 0 होगी। जहां से ये लाइंस एग्जिट करती हैं वो अपर लिमिट ऑफ y होती है, सो वो -x + 1 होगी। और इसको मैं खाली वायर कर देती हूँ। और अब चूंकि हमने x बाहर आउटर लिया है तो ये हमारा dA हो जाएगा। Rest we have to evaluate this. So 0 to 1 y square over 2 0 to negative x plus 1 dx, और this is equal to 0 to 1, ये हो जाएगा जी negative x plus 1 whole square divided by 2 और माइनस 0 हो गया, सो इतना ही बचा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। सो वी हैव x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 dx, और बाकी अब सिर्फ इसकी क्या रहेगी आखिरी इंटीग्रेशन, जो कि बन जाएगा x स्क्वायर x क्यूब ओवर 3, सो x क्यूब ओवर 6 माइनस क्या हो जाएगा जी x स्क्वायर ओवर 2, 2 कैंसिल होके तो वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर ओवर 2 और प्लस हाफ ऑफ x, और ये 0 to 1 है। तो दिस इज इक्वल टू 1 over 6 माइनस 1 over 2 और प्लस हाफ, ये और ये कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 1 over 6 ओनली। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट ग्रीन्स थ्योरम टू इवैल्यूएट हमारा सरफेस सॉरी लाइन इंटेग्रल्स। ठीक है, लाइन इंटेग्रल्स को इवैल्यूएट करने के काम आते हैं। सो ये सारी जो थी ना कहानी, ये हुई भी है सॉल्व, ये 1 over 6। इसी तरह ग्रीन्स थ्योरम जो है ये उल्टा काम करने के भी काम आ सकता है, मतलब आपने अगर डबल इंटीग्रल से भी करना है तो वो भी पॉसिबिलिटी है। और इसको यूज करके हमने आगे ये एक एरिया का फॉर्मूला बनाया था। अब ये कैसे बनाया था, अब हम फिर उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने फाइंड आउट करना है एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, तो आप इसमें से कोई एक फॉर्मूला जो है वो ढूंढ के कर सकते हैं। सो ये हमने सारे करके सब देखे थे। सो एरिया इज इक्वल टू द ग्रीन्स थ्योरम गिव्स द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द रीजन, यानी ये कौन सा वाला डी है जो अभी हमने डिस्कस किया, जो कि बाउंडेड बाय सम क्लोज्ड पाथ होगा, यानी ये जो सी पाथ है ये वाला कर्व बाउंडेड बाय सम क्लोज्ड। अच्छा, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सी क्लोज्ड होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो डला हुआ है सर्कल, इधर इंटीग्रेशन वाले सर्कल से जो कट किया हुआ है, सो ये सर्कल एक्चुअली क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम क्लोज्ड पाथ की बात कर रहे हैं। सो एरिया बाउंडेड बाय दिस क्लोज्ड पाथ जो है वो हम इससे ढूंढ सकते हैं। सो इसको इवैल्यूएट कर लें x dy को, या नेगेटिव ऑफ y dx को, या हाफ ऑफ x dy माइनस y dx, में से कोई भी फॉर्मूला आपके जहन में जो हो वो यूज करके तो आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड पाथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है, अगर आपने एरिया ढूंढना है तो आपने x dy को इंटीग्रेट कर देना है अलोंग द पाथ। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं, कोई भी इनमें से एक कर सकते हैं।
तो ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन था कि अगर हमारे पास जो है रीजन जो है वो दो उसकी डोमेन हमारी जो है वो यूनियन ऑफ टू रीजन्स हो जाए, सो तो तब हमने क्या करना है, तो हमने दोनों पर अलग-अलग सॉल्व करके उसे ऐड कर देना है। सो सिंपल सी ही बात होगी यूनियन वाले केस में। इसकी भी हम इस वक्त उसमें नहीं जाएंगे, जो डेरिवेशंस हैं उसके ऊपर नहीं जाएंगे ऑफ कोर्स। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, दोनों रीजन्स पर अलग-अलग आपने एवेलुएट कर लिया। D1 और D2, ये था D1 और ये था D2, तो ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन हो जाएगा। सो अगर आपका इस तरह का कोई पाथ है जहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है कि आप एक ही डेफिनेशन में उस सारे को नहीं कवर कर सकते हैं, तो उस सूरत में आप ये इसको स्प्लिट कर सकते हैं। और इसको क्या कहते हैं कि मतलब समटाइम्स कनेक्टेड डोमेन्स नहीं भी होती हैं, इस तरह की भी होती हैं डोमेन्स, तो उस सूरत में भी आप ये यूज कर सकते हैं। कि हम कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ये भी देखें, जैसे ये 3 उसमें डिवाइड हो गया। So here we have an example. Evaluate y square dx plus 3xy dy, where C is the boundary of semi-annular region D in the upper half plane between these circles. ठीक है, तो ये इसकी इस तरह की शक्ल बनेगी। So ये अपर हाफ प्लेन है चूंकि, तो एक तो हमारा ये वाला x square plus y square is equal to 1, ये हो गया। अब बिटवीन दीज है, इसका मतलब ये जो शेडेड वाला रीजन है, दिस इज रीजन। सो D is as such not simple. The y-axis divides it into 2 simple regions. तो ये हमारे पास ये ऐसे करके एक डेफिनेशन के साथ आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इनको हम अलग-अलग से इवैल्यूएट करके तो फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी इवैल्यूएट करने का आपको चूंकि डबल इंटीग्रल आपने इवैल्यूएट करना है, और हमारे पास सर्कुलर डोमेन है जिसके मतलब बाउंड्री ऑफ द डोमेन जो है वो सर्कल है। तो आपको पता है कि जब सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, पोलर फॉर्मूला जो है, पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो यूज कर लेते हैं। ठीक, सो ये हमने इसको इवैल्यूएट कर लिया। हो गया। हमने बहुत प्रैक्टिस नहीं की थी, ये सिर्फ मैंने आपको बताया था, तो मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। बहुत इसको ना भी करें तो चलेगा। आई मीन पता हो कि अगर कहीं आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो स्प्लिट वाला, लेकिन इसकी शायद मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं दी होगी। आई होप। तो मेजर इसमें यही था। अब मैं यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर एक्सरसाइज में से तो वो देख लेते हैं 16.4 के। कोई एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल था वो इतना ही था, यही चीज़ें हैं इसके अंदर। तो 16.4 में मैं एक्सरसाइज यहाँ से आएगी। जी, किसी ने कुछ कहा है? किधर गया? पता है क्या, मैं लास्ट टाइम भी कह रही थी, यहाँ रिकॉर्ड की ना आती नहीं है ऑप्शन, है ना? पहले आया करती थी, ये देखिए ना, रिकॉर्डिंग अनअवेलेबल, राइट? तो इस तरह तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। ये लास्ट टाइम भी बात हुई थी। सो यहाँ पे वो पहले होती थी जब कोविड वाले थे ना टाइम्स, तो वो शायद कोई डोमेन ऐसे परचेज की हुई थी कि वहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड थी। तो अब चूंकि ज़रूरत नहीं है ना ऐसा, क्योंकि वहाँ तो मतलब और कोई ऑप्शन नहीं था, पढ़ना ही ऐसे था, इसलिए ना ये तो थोड़ा सा मसला है। सो अच्छा, कोई कर रहा है रिकॉर्ड, चलिए ठीक हो गया। राइट। अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर, एक मिनट यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ।
मुझे किसी ने सिखाया था लास्ट टाइम, किसी बच्चे ने, हारिस ने शायद, पता नहीं किसने सिखाया था। ये कैसे इसको स्क्रीनशॉट लेनी है। हम कहाँ थे ये, ठीक है जी। ये है, तो जो मैंने क्वेश्चंस वहाँ पे आपको किए हुए हैं शीट में, सो 1 to 4 में से हमने कोई कहा हुआ है कि एक आध क्वेश्चन कर लें, और फिर हमने थोड़े से और आगे क्वेश्चंस बताए हुए हैं। सो इनमें से अगर आप कोई करके देखें, यू जस्ट नीड टू यूज ग्रीन्स थ्योरम to evaluate this, or you also are required to सॉल्व डायरेक्टली वाला क्वेश्चन मैंने एग्जाम में दिया हुआ था, और उसके साथ जो तो भाई फिर है ना आप लोगों ने, ओ माय गॉड, एग्जाम वाला तो एक अलग ही कहानी है। तो चले हम इसको करते हैं ग्रीन्स थ्योरम से। अच्छा, ग्रीन्स थ्योरम से अगेन ये आपका वो क्या बन रहा है, 1 2, ये रेक्टेंगल बन रहा है, मैं कहने लगी थी ट्राइंगल बन रहा है। सो दिस इज 0 0, ओके, एंड दिस इज, हम ऐसे रफली ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज 5 0। अब हम 5 से 4 पे जा रहे हैं, सो दिस इज 5 4, और दिस इज 0 4। तो वी हैव दिस रेक्टेंगल। चाहिए आसान हो गया है, इसमें तो हमें एक्स और वाई की लिमिट्स जो है ना सीधी सीधी कांस्टेंट दोनों ही मिल जाती हैं। बल्कि जो एग्जांपल मैंने आपको कराई है दैट इज मतलब मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दिस। सो ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, राइट। और अगला काम हमें बताया, और ये क्लोज पाथ है, और चूंकि जीरो ये डायरेक्शन हम ये इसकी पॉजिटिव ओरिएंटेशन ही ले रहे हैं। सो नेक्स्ट सिर्फ हमने इसकी जगह इस पे वो करना है अप्लाई, partial q over partial x minus partial p over partial y, और साथ में dA, और over the region D. So this is the region D bounded by the boundary of this region, right? ये कर्व जो है पाथ, क्योंकि C हमारा ये पाथ है बाहर वाला। तो इसके अलावा अच्छा अब क्या करना है, अब सिर्फ हमने यहाँ पे ये पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको लेंगे तो 2xy आ रहा है, माइनस विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको लेंगे तो वी हैव 2y, ओके, एंड और चूंकि रेक्टेंगल है तो बहुत ही आसान हो जाता है। 0 to 5 और 0 to 4 मैंने y और x की लिमिट लगा दी है। सो दिस इज y, दिस इज x, वी जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई। और एक और भी ज़्यादा आसान ये इस तरह से हो जाता है कि अगर आप y फैक्टर आउट कर दें तो यू हैव, बल्कि 2 भी फैक्टर आउट कर दें तो यू हैव x माइनस 1 इनसाइड। और ये तरीका हमने सीखा था कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस अलहदा हो गए हैं, सो अब y वाला अलहदा कर दो और x वाला अलहदा कर दो। 0 to 4 2y हो जाएगा dy, और 0 to 5 2x माइनस 1 dx। आगे तो अब आपको आता है, सो ये डू इट योरसेल्फ हो गया। तो इस तरह से आपके बाकी के भी क्वेश्चन। और अगर दूसरा तरीका जो है डायरेक्टली वाला ये है कि आपने इस लाइन के साथ, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो वो मैं अभी नहीं कर रही, इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ, चारों के साथ अलग-अलग इसको इवैल्यूएट करना है और ऐड कर देना है। सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड। इस लाइन की इक्वेशन हमारी है, वैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ये y इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 5, इसकी होगी y इज इक्वल टू 4, और इसकी होगी x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन सारी लाइंस के साथ आपने लहदा से इसको इंटीग्रेट करना है। पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब आ जाएगी y इज इक्वल टू 0 वाले की क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 वाले की पैरामीट्रिक फॉर्म में y तो 0 ही है, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू t, और t की वेरिएशन इधर से कहाँ तक है, जो x की होगी 0 to 5। सो t वेरीज फ्रॉम 0 to 5। तो ये अलॉन्ग L1 आप इस तरह से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। x की जगह आप t ले लो और y की जगह 0, तो ये पहला वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये वैसे ही 0 हो जाएगा। सो अलॉन्ग C1 ये वैसे ही 0 हो गया, ठीक है। सो इस तरह से सारों के साथ फाइंड आउट करके तो आप अलग-अलग कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला वाला ब्लॉक। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, शिफ्ट एस,
अभी मैं इतना ही लेकर आती हूँ क्योंकि ये पता नहीं क्या ही कर रहा है। अच्छा, इसमें से भी जैसे कुछ क्वेश्चंस जो आपके उधर शीट में लिखे हुए होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, 9 है, 10 है, तो ये सारे क्वेश्चंस। तो जैसे क्वेश्चन इसमें करना क्या है, पहले ये तो पढ़ लें हम। यूज ग्रीन स्टेज टू इवैल्यूएट लाइन इंटीग्रल अलोंग द गिवन पॉजिटिवली। अच्छा, ये भी वही क्वेश्चन है, आपने इसमें से पी फिगर आउट करना है, इसमें से क्यू फिगर आउट करना है। सो जो भी रीजन है उसके साथ आपने डबल इंटीग्रल जो है वो इसका डबल इंटीग्रल पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एक्स, ये भी वही है, इसमें अब मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ। तो इसी को ऐसे ही करना है। ये सारा जो हमारे लाइन इंटीग्रल्स हैं ये यही बन जाएंगे। अब जैसे ये वाला पाथ, बस सिर्फ आपने क्या चेक करना है, पॉजिटिव ओरिएंटेड उन्होंने ऑलरेडी कहा हुआ है, क्लोज्ड पाथ है, बस ये देखना है। तो वो है ही 0 to 3 0 2 फिर 3 4 और 0 4, मतलब इसी ऑर्डर में आपने इनको ज्वाइन कर देना। तो रेक्टेंगल बन गई। रेक्टेंगल वाला भी अभी मैंने आपको करके बताया कि वो तो बहुत ही आसान है, उसमें आपकी कांस्टेंट लिमिट्स आ जाती हैं। ये ट्राइंगल वाला है, ये इस तरह के भी हमने एग्जांपल कर लिया है। 7 में अगर आप देखें तो ये दिस इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय पैराबोलास। तो उसके लिए आपको अपर और लोअर लिमिट जो है वो देखनी पड़ेगी, जहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ क्योंकि ये डिफरेंट है रेक्टेंगल और ट्राइंगल से। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर बाकी अब आप फिर खुद कर लीजिएगा। तो इसको देखते हैं। 7th में हमारे पास है जी पैराबोला। तो इसके लिए बेहतर ये होता है, जो कि मैं बार बार कहती हूँ, कि आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, सो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, रीजन को मेरा मतलब है। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारा वेल नोन पैराबोला। मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आनी है। और ये हमारा एक्चुअली इधर भी होता है, तो अगर किसी को नहीं याद है तो मैं इधर वाली ब्रांच भी सिमेट्री होती है अबाउट वाई एक्सिस, जो कि इतनी अच्छी में से ड्रॉ नहीं हुई है, लेकिन खैर है। सो दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और हमारा होता है दूसरा, कहाँ गया, ये वाला एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वो इस तरह से होगा। वो ये वाला पैराबोला होता है। ठीक है, सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और अब आपका रीजन जो बना दैट इज इनक्लोज बाय दीज टू पैराबोला, तो वो ये वाला बना। सो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होने चाहिए। ये 0 0 है और ये आ जाएगा 1 1। आप यहाँ से एलिमिनेट करें एक वेरिएबल को और वहाँ से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। सो दिस इज द रीजन। अब अगला काम ये है कि पी और क्यू फिगर आउट करने हैं। सो पी हियर इज दिस, पी डी एक्स होता है और क्यू डी वाई होता है। सो क्यू इज दिस। तो उसके बाद आपने क्या करना है, दिस इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन डी। डी हमारा ये वाला रीजन है। सो इसका जब हम लेंगे क्या कहते हैं, पार्शियल की इसका पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स। सो पार्शियल क्यू बाय पार्शियल एक्स क्या हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट, अगर कहीं गलती हो जाए तो जरूर बता दें। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोसाइन वाई स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। सो 2 माइनस इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना। ठीक है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, सॉरी उल्टा कर दिया ना, पार्शियल क्यूब पार्शियल एक्स, इसका वाई लेना। सो 1 ये आ गया, तो बहुत ही आसान सा हो गया। ऐसे 2 माइनस 1 हमारे पास आ गया, और साथ में डी ए। ऑफ कोर्स अभी हमने लिमिट्स नहीं ढूंढे हैं, तो ये डी ए ही चलेगा अभी। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या बनती हैं लिमिट्स, तो अकॉर्डिंगली हम डी ए को मैनेज करते हैं। अच्छा, अब इस रीजन में अगर आप देखें तो ये है हमारे एक्स की वेरिएशन यहाँ से यहाँ तक। सो इसको हम बात कर देते हैं 0 to x।
और अब हमने ढूंढनी है y की। सो ये वाला कर्व जो है ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, और यहाँ पर y की वैल्यू चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, नीचे वाला जो ब्रांच है वो y इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक। और बाकी हमने सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, चूंकि हमने बाहर वाली लिमिट जो है वो x की ली हुई है तो इसको लिखेंगे हम dy dx, और 2 - 1 1 बचता है। रेस्ट तो जी आपके सिर्फ इंटीग्रेशन रहेगी, वो आप खुद कर लीजिएगा, वो भी सिंपल सी है क्योंकि x की पावर्स ही हैं, तो आगे जब आप विद रिस्पेक्ट टू x भी करेंगे तो तब भी वो आसानी है। सो डू इट योरसेल्फ। तो इस तरह से आप ये इस ब्लॉक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, आगे है यूज ग्रीन थ्योरम टू इवैल्यूएट f डॉट dr। तो इसको मैं डिस्कार्ड कर दूं। तो f डॉट dr के लिए हमने क्या करना है, f हमारा ये गिवन है और dr हमारा होता है क्या होता है dr हमारा dxi प्लस dy j। तो f डॉट डी आर क्या हो जाएगा ये वाले केस में, ये भी सिंपल वही वाला तरीका है, लेकिन सिर्फ मैं f डॉट डी आर लेके आपको बता देती हूँ कि इनफैक्ट ये वही वाली फॉर्म बन जाती है जो हमने ऊपर की है। सो f डॉट डी आर, क्योंकि डी आर हमारा होगा आई डी वाई जे, और ये आपके पास f है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें। सो y कोसाइन x माइनस एक्स वाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। और प्लस अब ये आपका p आ गया, राइट। और इधर से है एक्स वाई प्लस एक्स कोसाइन एक्स और ये dy, राइट। तो ये हमारा q आ गया, ये वाला पार्ट। तो बाकी हमने वही करना है। रीजन हमारा यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर रीजन है, नहीं ट्राइंगुलर रीजन है, ठीक है। 0 0 2 0 4 और 0 4 to 2 0 2 0 2 0 0 वापस। तो ये ट्राइंगुलर रीजन के तो हमने इतने क्वेश्चन किए हैं कि अब तो ये याद हो जाना चाहिए, लेकिन एग्जाम में फिर गलत हो जाता है। ये नहीं मेरी समझ में आता कि वो क्या होता है? प्रैक्टिस नहीं करते ना, अभी भी सुनने के बजाय रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रैक्टिस फिर नहीं करेंगे। ऐसे कोई हम शहजादे हैं ना कि क्या ही कर लें हम। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आई थिंक इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, आप खुद देख लीजिएगा। 1729 वर्क डन में पता है f डॉट डी आर होता है, ठीक है। सो वो भी आप कर लेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला लाइन इंटीग्रल ऑफ f डॉट डी आर जो भी पाथ में दिया हुआ है, तो उसके साथ हमने f डॉट डी आर को इंटीग्रेट करना होता है, राइट। तो ये हमारा हो गया। सो क्विकली अब आगे भी चलें, वरना हमने इसी पे ही सारा टाइम लगा देना। नेक्स्ट वी हैव पता नहीं क्या ये क्या हुआ है। यस, कर्ल एंड डाइवर्जेंस। ये सिंपल सा है, इसमें सिर्फ कर्ल और डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है सीधी सीधी। और कर्ल ऑफ एफ हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये सारी बातें भूल जाएं, सिर्फ ये अगर आप याद रख लेते हैं डेल क्रॉस एफ। सो बाकी सारी जो है ना उसी में से आप डिड्यूस कर सकते हैं। सो फॉर्मूला टू रिमेंबर यही वाला है, कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल क्रॉस एफ और डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल डॉट एफ। तो ये दो इसमें बेचो फॉर्मूले होंगे। बाकी कुछ रिजल्ट्स हैं। इफ अ फंक्शन ऑफ एफ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स दैट हैज कंटीन्यूअस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, देन ये याद रखने हैं कि कहीं आपको कुछ पूछ लिया जाए कर्ल ऑफ डेल ऑफ एफ, तो अगर आपके पास ये बात कि एफ जो है वो फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स है, कंटीन्यूअस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो सीधा हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ डेल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। सो अभी मैं ये बातें अगेन प्रूव तो नहीं करेंगे हम, लेकिन हमने बस रिव्यू करें कि हमने ये रिजल्ट किए थे और ये याद रखने के हैं। सो इफ एफ इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि अगर हमारा जो है एफ, if we are able to find a scalar function f such that this vector field f is equal to del f, तो ऐसे फील्ड को क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव कहते हैं। तो अब इसका मतलब है कि f जो है वो डेल f बन जाएगा, कोई ना कोई स्केलर फंक्शन पोटेंशियल फंक्शन होगा कि सच दैट दिस f इज इक्वल टू डेल ऑफ f। सो ऊपर हमने पढ़ा है कि कर्ल ऑफ डेल f इज इक्वल टू 0, इसका मतलब if f इज कंजर्वेटिव तो ये उसी का कॉन्सिक्वेंस है। if f is conservative then curl of f is equal to 0।
तो ये आगे हमने बात प्रूव भी की हुई है। तो इसका शो दैट द वेक्टर फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव। हमने क्या किया है कि हमने उसका कर्ल ले लिया है और वो जीरो के इक्वल नहीं आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंजर्वेटिव नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव होगा तो फिर उसका कर्ल ऑफ फील्ड तो वो जीरो हो जाना चाहिए। So there is another result कि if f is a vector field defined on R cube, मतलब 3-dimensional vector field है, whose component functions have continuous partial derivatives and curl f is equal to 0, then f is conservative vector field. So ये प्रूव करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कि कर्ल ऑफ f ले लें और कंजर्वेटिव प्रूव हो गया। कंजर्वेटिव प्रूव हो गया तो फिर उसके बाद ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये पोटेंशियल फंक्शन इसका ढूंढें। सो इसकी भी प्रैक्टिस हम दोबारा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस काफ़ी कर ली हुई है। सो सिर्फ हम अब इसको डिफरेंट और चीज़ों के साथ रिलेट कर रहे हैं। डाइवर्जेंस जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये याद रखना ज़रूरी है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल डॉट एफ। तो बाकी उसी से ये वाली बात भी आ जाती है। सो डेल क्रॉस एफ इज कर्ल, डेल डॉट एफ इज डाइवर्जेंस। तो देन देयर इज अनदर रिजल्ट कि अगर हमारे पास एफ वेक्टर फील्ड है इन आर क्यूब, तो P, Q, R are the component functions, or if they are continuous, their second order derivative, partial derivatives are continuous, तो फिर divergence of curl of f is 0। ठीक है, ये इसमें ये रिजल्ट्स ही हैं जो कि याद रखने बस बहुत ज़रूरी है। उनकी आगे से कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। ये आगे उसकी ज्योमेट्री थी जो कि हम इस वक्त ज्योमेट्री में नहीं जा रहे हैं। इनकम्प्रेसिबल है, अगर ज़ीरो हो गया है हमारा डाइवर्जेंस, रोटेशनल था जब हमारा कर्ल ज़ीरो हो जाता है क्योंकि वो रोटेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट वी हैव वेक्टर फॉर्म। सो वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, एफ डॉट डी आर अलोंग अ क्लोज्ड पाथ सी इज डबल इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ एफ डॉट के। ठीक है, तो वो जो हमारा पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल पी माइनस पार्शियल एक्स, सॉरी पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल पी ओवर पार्शियल वाई जो था वो क्या बनता है, कर्ल एफ डॉट के बन जाता है। सो ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। बाकी हमने वो डबल इंटीग्रल सॉल्व भी करना है, तो बाकी तो कुछ ऐसी खास बात नहीं है। इसके अलावा ये इसका नॉर्मल में रिप्रेजेंटेशन था ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। और इस वाली एक्सरसाइज में तो यही कुछ ही है और ये बहुत आसान सी है कि कर्ल डाइवर्जेंस ढूंढने हमने सिर्फ डेल क्रॉस एफ डेल डॉट एफ। फिर वी हैव डिटरमिन वेदर और नॉट फील्ड कंजर्वेटिव, आपने कर्ल लेना है, जीरो है तो नहीं है। ये भी हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 12 के वैलिड हैं, कोई मीनिंगफुल हैं, मतलब मेक सेंस है या नहीं, तो कोई सेंस बनती है या नहीं। सो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड इज डिफाइंड, तो ये वाला जैसे पार्ट ए इज डजंट मेक सेंस। ठीक है, so this is I think simple वाली मासूम वाली एक्सरसाइज। हाँ, यहाँ से एक नया हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन आई मीन, और जिस विच इज अबाउट पैरामीट्रिक सर्फेसेस। फिर आगे जो 6 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, हाँ 6, 7, 8, 9, फिर यही वाली बातें जो हैं वो चलती हैं। पैरामीट्रिक सर्फेसेस, देयर एरियाज, फिर उसके बाद सर्फेस इंटीग्रल्स आ जाते हैं, सर्फेस इंटीग्रल्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद स्टोक्स थ्योरम, यानी वो सर्फेस इंटीग्रल्स को आगे कन्वर्जन्स उनकी, जैसे हमने लाइन इंटीग्रल को सीखा था ग्रीन्स थ्योरम में कि वो डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर इसी तरह डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम की ये हमें डिफरेंट टाइप की कन्वर्जन्स बताते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पैरामीट्रिक सर्फेसेस। जिस तरह हम कर्व्स को मैं यहाँ से एक दफ़ा गो थ्रू कर दूँ, फिर हम कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेंगे। दिस इज अबाउट 16.6। ओके, पैरामीट्रिक सर्फेसेस एंड देयर एरियाज। तो जैसे वहाँ पे हम कहते थे कि पैरामीट्रिक कर्व्स हैं और देयर लेंथ्स हैं, तो यहाँ पर अब वो वही वाला आइडिया एक्सटेंड हो रहा है। पैरामीट्रिक सर्फेसेस हैं और एरियाज हैं, सरफेस एरियाज हैं। सरफेस एरिया हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, लेकिन अब हम पैरामीट्रिक सर्फेसेस के साथ उसको रिलेट करेंगे। हम ऑलरेडी जो कर चुके हुए हैं वो पैरामीट्रिक सर्फेस नहीं थे हमारे, वो जो स्क्वायर रूट जिसका फिर क्वेश्चन आया हुआ था उसमें एग्जाम में, जो कि हमने पता नहीं क्या किया। हाई मुझे याद आ गया, एक्चुअली मैंने सरफेस एरिया फाइंड आउट करने को दिया हुआ और प्यारे बच्चों ने
वो जो जी था ना उसी को इंटीग्रेट कर दिया। वो तो वॉल्यूम होता है बेटा जी। पता नहीं क्या क्या किया एग्जाम में, मैंने नए नए तरीके सीखे। इवन जो एक्सट्रीम वैल्यूज ढूंढने के लिए इंटीग्रेशन यूज हुई है, मतलब वो तो कभी सीखी भी नहीं थी। पता नहीं क्या क्या किया। हो दैट वाज अ बिग, मतलब मुझे लगता था, मुझे मुझे पेपर देख के लग रहा है पता है क्या, कि मैंने ना आपको एक लफ्ज भी नहीं पढ़ाया। और अगर आप मेरे मेरे बाद में किसी मल्टीवेरिएट के टॉपिक के बारे में कोई आपसे पूछेगा ये पढ़ा हुआ है और आप कहेंगे नहीं पढ़ा हुआ, तो मतलब इट मेक सेंस, क्योंकि एग्जाम में मुझे यही समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं पढ़ा। तो अब खुद ही हिसाब लगा लें कि आप पिछली बातों के बारे में क्या कहते होंगे, तो मैं कितना ही आप पे यकीन कर लूँ, है ना। मैं कहना ये चाह रही हूँ। तो ये मैंने साफ किया, इसको लगाया हुआ है, चलो ठीक हो गया। अच्छा पैरामीट्रिक सर्फेसेस, हाँ जिस तरह मैंने बताया कि कर्व जैसे हम पैरामीटर्स में डिफाइन करते थे, इसी तरह हम सरफेस करेंगे। सरफेस में हमें 2 पैरामीटर चाहिए होंगे, कर्व में हमें 1 चाहिए होता था। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक सरफेस, कि उसकी वेक्टर, उसके साथ एसोसिएटेड वेक्टर जो है वो आर यू वी कैन बी रिटन एज एक्स यू वी आई प्लस वाई यू वी जे प्लस जी यू वी के, यानी किसी किसी एक पॉइंट ऑन द सरफेस का पोजीशन वेक्टर जो है वो इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एक्स कंपोनेंट, दिस इज वाई कंपोनेंट, दिस इज जी कंपोनेंट, और ये यू वी आर पैरामीटर्स। और इसकी अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या टाइप, मतलब क्या क्या हो सकती हैं एप्लीकेशंस एंड ऑल। ये ऑफ कोर्स हम आपसे ड्राइंग्स वगैरह तो नहीं पूछेंगे, लेकिन चलें दी ही है तो मैं आपको सिर्फ शो कर देती हूँ। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फीयर, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको वैसे याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। थीटा और फाई की लिमिट्स भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इतनी दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अब ये आपके फाई की लिमिट 0 to पाई, थीटा की लिमिट 0 to 2 पाई, और ये इसकी x इज इक्वल टू a sin phi cosine theta, a sin phi sin theta and a cosine phi. So these are the limits for phi and theta. Phi theta are parameters. फिर नेक्स्ट था हमारे पास सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब इस सेक्शन के अंदर जो कुछ है पहले वो देख लें। सो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक कर्व रिवॉल्व कर दिया अराउंड सम एक्सिस। तो अभी हम अगर एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन को x ले लें, तो वी हैव दिस x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू fx कोसाइन थीटा, z इज इक्वल टू fx साइन थीटा। और जितना जितना पोर्शन ऑफ कर्व हम जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें x की लिमिट मिल जाएगी, और बाकी थीटा तो ऑफ कोर्स क्योंकि पूरा सर्कल बन के ही ये पूरी पूरी रेवोल्यूशन, ये पूरी सरफेस बनेगी। सो वो 0 to 2 पाई ही है। ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कहा हुआ था जी। y इज इक्वल टू साइन एक्स को रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड एक्स एक्सिस, तो यूज दिस इक्वेशन टू ग्राफ द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये हमारे पास इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई। तो ग्राफ जैसे मैंने कहा कि वो हम इतना उस पर नहीं कर रहे हैं, सर्फेसेस वाले नहीं, लेकिन 2D वाले ग्राफ आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टेंजेंट प्लेन्स के लिए हमारे पास हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे। किसी सरफेस पे टेंजेंट प्लेन ढूंढना है, ये अगर उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सरफेस है, तो हमने ये 2 पैरामीटर्स हैं, हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, v लेना है। और इसका क्यों लेना है, इसका लेने का मकसद ये होता है कि ये टेंजेंट वेक्टर्स आएंगे। सो टेंजेंट वेक्टर्स टेंजेंट प्लेन में लाई करते हैं, तो इससे ये होगा कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो लेंगे तो वो हमारे टेंजेंट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और इस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहां पर हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ढूंढनी है, तो हमें नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। सो इट एक्चुअली हेल्प्स अस फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। सो ये हमारे पास 2 टेंजेंट वेक्टर्स आगे, उनकी आगे हमने क्रॉस प्रोडक्ट ली, जैसे ये है, वी हैव दिस इज x इज इक्वल टू यू स्क्वायर, y इज इक्वल टू v स्क्वायर, मतलब ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सरफेस है, z इज इक्वल टू u प्लस 2v, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ढूंढनी है, राइट। सो उसके लिए हम क्या करें, ये आर यू लिया और ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आर वी लिया और उसके बाद इन दोनों का नॉर्मल वेक्टर ढूंढने के लिए इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ले ली, ठीक है। सो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गई। और उसके बाद
क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू इस पॉइंट पे ढूंढनी है, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। सो पॉइंट हमारा 113 है, 113 वापस जाते हैं यहाँ पे। सो 113 का मतलब x इज इक्वल टू 1, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और u प्लस 2v इज इक्वल टू 3। तो हमने uv की वो वैल्यूज ढूंढनी जिससे हमारा ये वाला पॉइंट आए, ताकि हम ये पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू एट दिस पॉइंट ढूंढ सकें। सो उसके लिए u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमें एक्चुअली देता है u इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमें देता है v इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमें लेकिन uv की वो वैल्यूज चूज करनी है, इन सारे वैल्यूज में से वो कॉम्बिनेशन चूज करना है जहाँ u प्लस 2v जो है ना वो हमारा 3 हो जाए। सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन u एंड v बोथ आर इक्वल टू 1। तो uv हमारे फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। सो वो 1 वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें क्या मिल गया है, नॉर्मल वेक्टर विच इज -2i minus 4j plus 4k. So this is normal vector. Components of normal vector are -2, -4 और 4. अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ढूंढनी है, और वो क्या होगी, वो होती है कि अगर हमारा नॉर्मल वेक्टर जो है ना, नॉर्मल वेक्टर वो ai bj ck है, तो और पॉइंट हमारा जहां हमने टेंजेंट प्लेन ढूंढना है वो, या प्लेन की इक्वेशन ढूंढनी है, वो x1 y1 z1 है। तो वहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमारी क्या होती है, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ जाएगी यूजिंग, ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। सो इस सिर्फ हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं पैरामीट्रिक सर्फेसेस के लिए। सो बाकी इसको सिंप्लीफाई किया तो वी हैव दिस। आगे था सरफेस एरिया। अब वो सरफेस एरिया भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वो जो 1 प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल x होल स्क्वायर प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल y होल स्क्वायर रूट, उसका इंटेग्रल, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम सरफेस पैरामीट्रिक सरफेस के साथ इसको अटैच कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ पैच ऑफ द सरफेस कैन बी, अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सरफेस जो है ना पैरामीट्रिक फॉर्म में है, या वेक्टर इक्वेशन ऑफ द सरफेस है हमारे पास, तो वी कैन फाइंड एरिया एज आर यू क्रॉस आर वी मैग्नीट्यूड डी ए। ठीक है, और जो ए क्या है, ये डी ए कहाँ से आ रहा है, और ये डी, ये वाला डी कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली डी ए तो हमें ऑफ कोर्स इस डी से ही मिलेगा, उसको कैसे लिखना है, लेकिन ये डी कहाँ से आ रहा है, डी जो है वो हमारी रीजन होगा जहाँ पे यूवी बिलोंग करते हैं, तो उस वो रीजन डी है। सो दिस इज ए एस, और यहाँ से हम वो वाली फॉर्म भी डिड्यूस कर सकते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। सो फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए, तो यहाँ पर हमारे पास फाई और थीटा है। सो डी रीजन जो है हमारा ये वाला रीजन होगा भाई, ये वाला। ठीक, तो इसका मतलब हमारा थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई, सॉरी फाई वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो क्रॉस प्रोडक्ट है इन दोनों वेक्टर्स का, वो फाइंड किया, फॉर्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं और इंटीग्रेट कर देना। तो ये हमारा फॉर्मूला था, यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये जो वैल्यूज आए हैं, और ये हमें पता है कि सरफेस का सरफेस नहीं, स्फीयर का सरफेस एरिया यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर हियर इज ए। ये सारे सरफेस वाली, अगर ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ये वो वाली फॉर्म बनाने के लिए x इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू वाई, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करके हमने अल्टीमेटली वही वाला ढूंढ लिया जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये उसी की ही, उससे हमने ये वाली फॉर्म भी डिड्यूस कर ली। Find the area of the part of the paraboloid that lies under the plane z is equal to 9। तो आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, z इज इक्वल टू 9 है, तो z इज इक्वल टू 9 का मतलब ये है कि प्लेन z इज इक्वल टू 9 के साथ उसकी जो इंटरसेक्शन है, so they were given surface lies above the disk d where center origin है और रेडियस उसका 3 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, सही है, और इसकी हाइट जो है वो 9 होगी। सो ये हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा यहाँ से। क्या बना, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पार्शियल z बाय पार्शियल x क्या आया 2x, पार्शियल z बाय पार्शियल y आया 2y,
और वो जो हमारा पिछला फॉर्मूला था वो हमने यूज़ कर लिया, यानी ये सीखा अभी हमने ग्राफ का, तो वो यहाँ पर बस उसकी एक एग्जांपल दे दिया, ऑल्दो ये आपको पहले से पता है। बाकी हमने फिर इवैल्यूएट करना था, तो चूंकि इसमें वो बन रहा है सर्कुलर स्ट्रक्चर और हमारा ये भी सर्कुलर वाला, वो तो हम पोलर यूज करके, क्योंकि यहाँ पे क्या था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो r हमारा 0 to 3 पर पोलर है, तो और पूरा सर्कल उसमें इन्वॉल्व है, डिस्क है पूरी, तो 0 to 2 पाई थीटा। और हमारा dA क्या होता है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, r dr d थीटा। बाकी तो सिर्फ इवैल्यूएशन थी। अब हम देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज में क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके। 16.6 क्या कह रहे हैं, काइंडली शेयर 16.3 ऑनवर्ड स्लाइड्स। मैंने शेयर किए नहीं हुए, अच्छा लेट मी चेक, नहीं किए हुए तो चले मैं कर दूंगी। किस टॉपिक की, ये जो 6 वाला है, अच्छा ठीक है 16.6 ओके। सही है। अच्छा मैं इधर आते थे, ये तो मैं भूल गई कि आपने मुझे एक्सरसाइज का क्वेश्चन कहे कौन से थे, 19 to 26। अच्छा ठीक है। में क्या है, फाइंड represent, अच्छा parametric representation of the surface। वेट यहाँ से ना कॉपी कर लूँ, फिर देखते हैं। अच्छा इसमें हाँ मैं क्वेश्चन ले आई हूँ, मैंने कहा मैं क्वेश्चन पता नहीं लेकर भी आई हूँ कि नहीं। इन दीज क्वेश्चंस हमने क्या करना है कि फाइंड पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सरफेस, ठीक है। सो पैरामीट्रिक प्लेन थ्रू द पेन कहाँ गया, plane through the origin that contains vector I minus j and j minus k, ठीक है। सो इसके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द प्लेन ढूंढनी है आपने। ओरिजिन थ्रू द ओरिजिन, इसका मतलब इस एक पॉइंट जो प्लेन के ऊपर है वो है 0 0 0, ठीक हो गया ना। तो ओरिजिन में से पास कर रहा है, तो पॉइंट ओरिजिन लाइज इन इन द प्लेन। सो एक तो ये चीज आ गई हमारे पास। दूसरे हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है जो कि प्लेन में लाई करते हैं, राइट। सो यानी एक वेक्टर आपका यूं बन जाए, और इसके कंपोनेंट्स लिख लें जरा क्योंकि मिसिंग है बीच में, इधर आई नहीं है, तो 0 और इसका क्या बन जाएगा 1 और माइनस के तो -1, ठीक है। ये आ गया आपके पास। ओके अब अगला काम हमने ये करना है कि हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आउट करनी है। तो उसका क्या तरीका हो सकता है, अच्छा इसका एक डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आप इसकी सीधी सीधी इक्वेशन ढूंढ लें, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो भी हमने फाइंड आउट किया है ना, कि नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा, इन दोनों के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, अगर ये आपका वेक्टर u है, ये आपका वेक्टर v है, ठीक है, इन दोनों के लिए क्रॉस प्रोडक्ट,
और वो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, और वहां से इक्वेशन ऑफ प्लेन ढूंढ लें और कह दें कि x इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, x इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई, और जो आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी वहां से z इज इक्वल टू समथिंग। समझ आ रही है बात? So this is one of the forms of कह लें पैरामीट्रिक फॉर्म्स ऑफ द प्लेन। ठीक है, अगर आपको कुछ भी जहन में ना आ रहा हो ना तो ये हो सकती है। और दूसरी वही जो मैंने आपको बताई थी कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे लाइन की ढूंढते हैं, आप इसी तरह याद रख लें, अगर नहीं वो उसको याद रखना मुश्किल हो तो ऐसे याद रख लें। ठीक है, या फिर यहाँ से एक्सरसाइज में इसमें से देख लेते हैं, आपके इधर दी हुई होगी, मैं वहां से बता देती हूँ। प्रॉपर वाली, क्योंकि आगे चल के शायद हमें कहीं इसको इंटीग्रेट करना पड़े तो वो भी याद रख ही लें। जैसे लाइन की आपने याद की थी, इधर कहीं दी होगी, प्लेन की भी। प्लेन और मैंने दो तीन चीजों की मैंने आपको कहा था कि याद होनी चाहिए, एक तो सफेयर की याद होनी चाहिए और एक प्लेन की याद होनी चाहिए, तो ये आगे फिर आपके काम आती रहती है। ये तो ये जरूरी है कि ये याद रख लें। जैसे लाइन की थी ना, ये आर नॉट प्लस यू टाइम्स ए प्लस वी टाइम्स बी। अच्छा, अब आर नॉट क्या है? जो आपका हमारा ओरिजिन है वहां पे। ठीक है, तो यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सम पॉइंट ऑन द प्लेन। आर नॉट क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सम गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन, राइट। और u टाइम्स a मतलब एनी वेक्टर इन द प्लेन, और v टाइम्स b इज अदर वेक्टर इन द प्लेन। ठीक है, तो अगर आप इसको इस वाले रूल को यूज करें तो भी आपके पास, क्योंकि इसका याद रखना इसलिए जरूरी है कि आगे कहीं इंटीग्रेट करते हुए अगर आपको जरूरत हो तो, जिस तरह हमें लाइन वाली जो थी 0 to 1 वाली पर्टिकुलर फॉर्म, तो वो पता होनी चाहिए। इसी तरह प्लेन में भी आपको ये पता होनी चाहिए ये वाली फॉर्म। तो लेट मी राइट इस वाले क्वेश्चन के लिए, किधर गया हमारा, तो मेरा घूम जाता है। ये ठीक है, एक तो मैंने सीधी सीधी आपको बता दी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना तो वो लिखते हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर उसकी फॉर्म है जो कि मैंने कहा भी था कि याद रखनी है, वो ये वाली बन जाती है। अब हमारा देखें यहाँ पे आर नॉट के, अब मैं सारा कुछ लिख दूँ उस वाली फॉर्म में। आर नॉट क्या है? 0 0 0। पहले मैंने आपको वो पॉइंट्स वो सारा कुछ बता दिया था। फिर आप अब ए वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर्स प्लेन में अगर आपको पता है, ये हमारा था अभी मैंने बनाया भी था 1 -1 0, और बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा 0 1 -1। ठीक है, अच्छा अब हमने बाकी का काम सिर्फ इतना सा करना है, जो भी हमने इक्वेशन देखी है उसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यू वी इज इक्वल टू आर नॉट, पैरामीटर यू ले लें, कोई भी इसका नाम रख लें यू, क्योंकि यहाँ यू वी रखा है तो यू ही रखते हैं। ए प्लस, अब ये कोई सा भी हो सकता है। ए बी का मतलब ये नहीं है कि कोई जो पहले आ रहा है तो कोई भी फिक्स कर ले, ए बी वी बी, मतलब ए यहाँ की जगह ये वाला लिख दें वो वाला लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छा, अब यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और वो क्या आएगी अब हम जरा करके देखते हैं। ये फैक्टर ही बनेगा ऑफ कोर्स, ये वेक्टर। और आर यू वी का मतलब ये है कि एक्स यू वी, वाई यू वी, जी यू वी। ठीक है, आर यू वी का मतलब ये भी वेक्टर है, लेकिन ये कौन सा वेक्टर है? ये वाला। दिस इज इक्वल टू, अब यहां से देखते हैं आर नॉट। आर नॉट का मतलब हमारा इसका एक्स कॉम्पोनेंट, पहले हम एक्स लिख रहे हैं 0, यू टाइम्स ए मतलब यू प्लस यू, वी टाइम्स बी प्लस बी टाइम्स 0, राइट। ये इसका एक्स कॉम्पोनेंट आ गया। अब देखते हैं, फिर वापस इसी में जाते हैं, इसका वाई कॉम्पोनेंट लिखते हैं। आर नॉट मतलब 0, u टाइम्स a मतलब माइनस यू, b टाइम्स b मतलब b। ठीक है, अब इसका z कॉम्पोनेंट लिखते हैं। सो उसके लिए 0 और u टाइम्स ये भी 0 हो गया, और माइनस v। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से अगर आप इसकी देखेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बन गई, एक्स यू वी इज इक्वल टू, मैं यहाँ से इक्वेशंस बना देती हूँ। एक्स यू वी इज इक्वल टू यू, क्योंकि ये 0 ये भी 0, वी आर लेफ्ट विद यू ओनली। वाई यू वी इज इक्वल टू
माई नेगेटिव u प्लस v और z u v इज इक्वल टू नेगेटिव v। सो ये आ गई हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। सो ये हमारी स्टैंडर्ड एक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन है, जैसे लाइन की थी वो मैंने आपको बताई थी 0 to 1 t वाली। तो ये हमारी प्लेन की फॉर्म आ गई, ठीक है। तो पार्ट ऑफ हाइपरबोलॉइड दैट लाइज, ये दूसरी भी प्लेन की है, इसमें देखिए ये पॉइंट दिया हुआ है, ये बिल्कुल सेम 20 की तरह ही है। आपका ए वेक्टर 2 1 4 हो जाएगा, बी वेक्टर -3 2 5 हो जाएगा, और इसी तरह आप इसकी भी ढूंढ लेंगे। सो 20 19 एंड 20 बोथ आर आई मीन सिमिलर। तो आगे है हमारे पास 21। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अच्छा इसमें भी कोशिश करते हैं। द पार्ट ऑफ हाइपरबोलॉइड दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ YZ plane। YZ प्लेन का मतलब ये है कि पैरेलल टू जहां पर उसका क्या होगा, x कांस्टेंट होगा, है ना। YZ प्लेन का मतलब x0, तो YZ प्लेन x0, या फिर अगर पैरेलल टू YZ प्लेन है तो फिर x इज सम कांस्टेंट, है ना। तो x कांस्टेंट का मतलब है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो ये हो सकता है जैसे हम कहते हैं ना x इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई और z इज इक्वल टू सम। अब चूंकि ये YZ प्लेन, तो हम x की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, तो वो z इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लिखने का मतलब ये होता है कि हम एक्स वाई प्लेन के अंदर वो उसका वो ले रहे हैं, क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। तो अब चूंकि ये YZ प्लेन में है, तो YZ प्लेन का मतलब हम यहाँ से x ढूंढेंगे। इसका भी वही तरीका जो मैंने सीधा सीधा बताया आपको, कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू ढूंढ लें। एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा 4 माइनस प्लस हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो x की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो the part of hyperbole lies in front of YZ plane। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूट हो सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, अगर आप कोई एक रूट चूज करके, पॉजिटिव या नेगेटिव रूट चूज करके, ये वैसे ही दोनों ही होंगे, लेकिन हम कोई एक अगर चूज करके इक्वेशन लिखना चाहें, क्योंकि ऑफ कोर्स वो दो डिफरेंट डायरेक्शंस हो जाएंगी। तो अगर आपने सिर्फ वो लेनी है फर्स्ट ऑक्टेंट वाली, तो फिर ये बन जाएगी। सो बाकी क्या हो गया, y इज इक्वल टू वाई, z इज इक्वल टू z, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा तरीका तो ऐसा ही है। बाकी जो है, जैसे मैंने कहा था, प्लेन, स्फीयर और सिलेंडर। सिलेंडर सर्कुलर होती है, सिर्फ उसमें जी जो है, या जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर वाई फिक्स्ड है, ठीक है, वाई एज हाइट हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन, जी इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा, और वाई इज इक्वल टू 4, वाई जो है -4 to 4 आपकी वो हाइट हो जाएगी, ठीक है। सो ये यहाँ से सिलेंडर डिपेंड्स के कौन सा एक्सिस है उसका, सिमेट्री का। तो यहाँ पर y बन रहा है, और अगर z है तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, और z इज इक्वल टू z होता है। तो यहाँ y इज इक्वल टू वाई होगा, और x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, z इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। आई होप कि मैंने काफ़ी डिस्कस कर दिए हैं, सो इट मेक सेंस ना। जी ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? इसमें क्या हमने सपोज किया है 0 0,
अच्छा आर नॉट, नहीं नहीं सपोज नहीं किया था, हाँ है, ओहो यू मिस्ड द पॉइंट, सपोज नहीं किया था। आर नॉट होता है जो गिवन पॉइंट होता है ना, जो भी गिवन पॉइंट होता है उसका पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। मैं पता नहीं कहाँ आ गई। आर नॉट होता है जो गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। सो हमें गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन कौन सा था, ओरिजिन, इसलिए हमारा आर नॉट 0 0 0 था। मैंने दूसरे वाले में एग्जांपल दी ना आपको कि उसमें आपका आर नॉट क्या बनना था, जो मैंने आपको दूसरा में कह रही थी, खैर मैं कौन सा कह रही थी, अभी हम पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तो हम एक्सरसाइज पे थे। हाँ ये देखें, ये वाला जो है 20 क्वेश्चन जो मैं कह रही थी कि बोथ आर सिमिलर, यहाँ आर नॉट क्या होगा, 0 -1 5, जो पॉइंट गिवन होता है उसका पोजीशन वेक्टर, राइट। आई होप यू गॉट इट, सही है, ठीक है। अच्छा जी, सो वी आर डन विद सिक। आगे फिर ऑफ कोर्स आप प्रैक्टिस तो आप नहीं करनी है, जब तक नहीं करेंगे तो बात तो ये एरिया वाले क्वेश्चंस हैं, वो सीधा सीधा फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करनी है कि आपने इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म देखनी है, फिर उसके अंदर आपने आर क्या पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं और फिर उसमें सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। आगे हैं जी सरफेस इंटीग्रल्स, और मैं इसलिए पैरामीट्रिक फॉर्म टेंजेंट वाली पे जोर दिया था कि आगे चूंकि हमें सरफेस इंटीग्रल्स ढूंढने हैं तो एटलीस्ट हमें जो सिंपल वाले सरफेसेस हैं उनके तो स्फीयर है, हमारे प्लेन्स हैं, वो तो हमें एटलीस्ट आते हो, बाकी तो हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं ना, जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि x = x, y = y, और f of x y भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने वो किया है y = y, z = z, और x = फंक्शन ऑफ y z, चूंकि वो y z प्लेन के पैरेलल था तो वो हमने इस तरह कर लिया। तो यस, अब है जी सरफेस इंटीग्रल्स, जैसे हमने लाइन इंटीग्रल्स किए थे बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास सरफेस इंटीग्रल्स भी हैं, और सरफेस इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करने के लिए वी हैव दिस कि आपने सरफेस की जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म ढूंढनी है ना, और उसके बाद फिर आपने इस फंक्शन को उस सरफेस की पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना है, और आर यू क्रॉस आर वी डी ए, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है कि ये इवैल्यूएट करना है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 1 है x² ds, तो यहाँ से दिखा दूँ मैं, अगर इसमें है तो 7 कर रहे हैं हम, 7 7 7, यस। तो वो क्या ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल इवैल्यूएट करने का तरीका है, बिल्कुल जैसे लाइन इंटीग्रल में करते थे कि हमारे पास जो भी ये फंक्शन है, सबसे पहले आप एस की पैरामीट्रिक फॉर्म ढूंढें, जो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म आती है एक्स वाई जी की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ यू वी, वो यहाँ पर प्लग इन करें, और डी एस के लिए हम ये लिख देंगे, वहाँ पर हमारे पास आर्क लेंथ वाला वो था, तो बाकी तो सिर्फ इवैल्यूएट करना है डबल इंटीग्रल को, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आता है, लेकिन एग्जाम वाले जो स्क्रिप्ट्स हैं ना वो कुछ और ही कहते हैं। So compute the surface integral this where s is the unit sphere. Sphere वाले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बारी बारी किए हैं, so that is why हम कहते हैं कि इसकी इक्वेशंस तो याद ही कर लें, I mean पैरामीट्रिक फॉर्म इसकी याद ही कर लें। So this is the parametric well known parametric form of the sphere, और चूंकि हमारा रेडियस 1 है, so आपको यहाँ पर रेडियस वाला पार्ट 1 नजर आ रहा है, I mean नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो 1 है, और अब x चूंकि साइन फाई को साइन थीटा है, तो x² की जगह हम साइन फाई को साइन थीटा होल स्क्वायर कर देंगे, और ds के लिए हमने क्या करने हैं, r फाई और r थीटा ढूंढने हैं, ठीक है। सो ये हमारा r फाई थीटा हो गया। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आप खुद कर लें कि ये साइन फाई होता है। अब बाकी तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, इसकी जगह जैसे मैंने कहा x की जगह इसकी ये कर दिया, बाकी डी ए है, और डी ए डिपेंड्स अपॉन द रीजन, तो वो रीजन हमारा जो है वो 0 to पाई वाली उसके लिमिट्स हैं। सो दैट इज इट, बाकी तो सॉल्व करना है। सेंटर ऑफ मैस वाले हमने किए नहीं थे, ग्राफ्स वाले फिर वही बात आ गई, x = x, y = y, z = xy, तो वो भी हम
ऐसे ही इवेल्युएट कर सकते हैं। उसमें आपको देखें एक्स एक्स ही रहेगा, वाई वाई ही रहेगा, यहाँ जी की जगह क्या हो गया, ये हो गया। और ये जो हमारा था आर फाई क्रॉस आर यू क्रॉस आर वी वाला पार्ट, वो ये बन जाता है, वो हम पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो ये बन जाता है। सो बाकी तो सिर्फ इवेल्युएशन है, जैसे ये है। और ये 0 to 1 0 to 2 क्यों आया, क्योंकि हमारे पीछे ये एक्स और वाई की लिमिट्स ये दी हुई थी। और बाकी जस्ट मैटर ऑफ कैलकुलेशन। ओरिएंटेड सरफेस सिर्फ हमने डिफाइन की थी जस्ट टू सी के क्योंकि हमने आगे यूज करना है, सो वी शुड नो कि क्या थी ओरिएंटेड सरफेस। और हमारी क्लोज सरफेसेस में आउटवर्ड डायरेक्शन होती है पॉजिटिव ओरिएंटेशन, और इनसाइड इनवर्ड डायरेक्शन होती है नेगेटिव ओरिएंटेशन। और ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आया था कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू जी एक्स वाई है तो नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड किया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है वो ये होगा। सो नॉर्मल वेक्टर को इन जनरल यूनिट नॉर्मल वेक्टर आप ऐसे ढूंढ सकते हैं कि अगर आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म में आर यू वी गिवन है तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल है, आर यू क्रॉस आर वी, वो ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल है। अब अगर हमने उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ढूंढना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सो ये सारी बातें हमें सीखने की इसलिए जरूरत थी कि आगे हमने यूज करना है इसको। क्लोज सरफेस, पॉजिटिव ओरिएंटेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो इसको मैं इतना नहीं इस पे कर रही, टाइम लगा रही। सरफेस इंटेग्रल्स, यस द मेन थिंग, सरफेस इंटेग्रल्स ऑफ वेक्टर फील्ड्स। अभी हमने पीछे क्या किए हैं, स्केलर सरफेसेस के किए। अब अगर वेक्टर फील्ड्स हमें गिवन है तो उसके सरफेस इंटेग्रल कैसे ढूंढने हैं। सो उसके लिए वी हैव डिफरेंट रिजल्ट्स कि एफ डॉट एंड डी एस, ये ढूंढना है, ये कैसे ढूंढना है। सो एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू एफ डॉट एन डी एस, दैट इज वाई हमें एन चाहिए था, तो हम एन ढूंढना सीख रहे थे। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लक्स ऑफ एफ अक्रॉस एस। तो अगर आपको फ्लक्स ऑफ एफ अक्रॉस एस भी ढूंढना है, कि वेक्टर फील्ड का फ्लक्स ढूंढना है, तो आपने सीधा सीधा इस सरफेस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड, और इसको फ्लक्स ऑफ एफ भी कहते हैं। और इसकी और सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है कि वो डबल इंटीग्रल बन जाता है एफ डॉट आर यू क्रॉस आर वी डी ए। सो ये बेसिकली अगर आप याद रख लें तो दैट इज इवन ईजियर। ये दिस इज द वेक्टर फील्ड, ये हमारा हो गया। और अक्रॉस द यूनिट स्फीयर हमने ढूंढना है, यानी हमारा सरफेस वाला पार्ट जो है वो, तो अब हमने पहले सबसे पहला काम तो उस सरफेस की पैरामीट्रिक फॉर्म ढूंढनी है जो कि हमारा स्फीयर है, और फिर वही वाली पैरामीट्रिक फॉर्म जो मैं बार बार पढ़ी है। तो बाकी का काम हमने वही, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आप ये याद रख लें, एफ डॉट डी एस इज एफ डॉट आर फाई क्रॉस आर ए डी ए। और यहाँ ए जो है वो 0 to पाई 0 to 2 पाई, और वो डी फाई डी थीटा हो जाता है। बाकी तो आप खुद कर लें, तो मतलब एफ आपके पास है, ये ढूंढें, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये आनी चाहिए, वेरीफाई खुद कर लें, बाकी सिर्फ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या था। another representation surface integral of vector fields, अगर हमारे पास जो इस फॉर्म में हो ग्राफ, ये z इज इक्वल टू जी एक्स वाई वाली फॉर्म में हो, तो हमारे पास यही सरफेस इंटीग्रल क्या बन जाता है, ये बन जाता है। यानी ये सिर्फ वही हमने वही किया जो आर यू क्रॉस आर वी वाला पार्ट था, उसको उससे रिप्लेस कर दिया जो हमने पीछे बनाई थी फॉर्मुलेशन। तो अगेन मैं बार बार यही कहूंगी कि मैं जितना भी बता लूंगी उसका कोई फायदा नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप खुद अपने हाथों से क्वेश्चन नहीं करेंगे, तभी आपको समझ आएगी कि इस तरह का क्वेश्चन होगा तो क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो क्या करना है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने नहीं किया था, इसको रहने दें। सो दैट इज इट। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या था इसके, और ये है 16.7। तो
इसके हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कहे नहीं हुए वैसे, शायद बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशंस नहीं कहे हुए हैं, 2 ही ब्लॉक्स मेजर हैं। वैल्यूएट द सरफेस इंटीग्रल, सही। तो अब ये देखिए सरफेस की पैरामीट्रिक फॉर्म इज ऑलरेडी गिवन। आपने यहाँ से आर यू आर मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो आर लिखना है, फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लेना है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नहीं, इसका पार्शियल नहीं लेना, सॉरी इसमें आपने सीधा सीधा काम ये करना है। पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है ना, यहाँ पे x की जगह u प्लस वी, वाई इज इक्वल टू यू माइनस वी, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2u प्लस वी लिख देना। और ds का फॉर्मूला वो जो अभी हमने देखा है वो, उसकी बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मैं चूंकि आखिरी काम हमने वो किया है वेक्टर फील्ड्स वाला, तो मेरे ज़हन में आर यू क्रॉस आर वी चल रहा था। सो इन दिस क्वेश्चन ये नहीं करना, कर भी लें तो कोई हर्ज नहीं है वैसे, लेकिन आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। ds ढूंढने के लिए तो आप अगर आर यू क्रॉस आर वी वाला ही काम करेंगे तो ही चलेगा। यस, तो मैंने स्टार्ट इतना भी बुरा नहीं किया था। यस, ds वाले पार्ट में तो ये करना ही पड़ेगा। सो ds वाला पार्ट आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर यू क्रॉस आर वी, अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो da, ठीक है। सो वो करना ही पड़ेगा आपको, आर यू क्रॉस आर वी लेना ही पड़ेगा। और डी ए लिमिट्स कहाँ से आएंगी, ये 0 to 2, 0 to 1, ये आपकी लिमिट्स आ रही हैं। और विद रिस्पेक्ट टू यू और विद रिस्पेक्ट डी यू डी वी, ठीक है। सो ये आ जाए, बस इतनी सी बात है, इसमें इतना मुश्किल बात नहीं है। सिमिलरली ये बस में 2 ही मेजर ब्लॉक्स हैं। एक ये 20 तक क्वेश्चन है, और दूसरा ब्लॉक जो है वो होगा, इसी के अगला ब्लॉक होगा, हाँ, 21 to 32 वाला, जो कि वेक्टर फील्ड्स वाला है। बस ये 2 मेजर ब्लॉक्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो इसमें से आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी ट्राई कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो जाएगा। ओह ये किधर चला गया, सही है। ओके, लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। अच्छा, ये सिलेंडर वाला है। बिटवीन द पेन्स z इज इक्वल टू 0 एंड z, मतलब हाइट उसकी जो है वो 2 है। तो आपकी इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 3 cos थीटा, y इज इक्वल टू 3 sin थीटा, z इज इक्वल टू z, और z की लिमिट है फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। सो ये बन जाएगी। तो पैरामीट्रिक फॉर्म, पहले आपने इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म ठहर, मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ, वेट। हम कहाँ हैं, 7 में, ओके। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो मैं अभी हम कर रहे थे डिस्कस, कि सबसे पहले आपको आर लिखना है, ठीक है। सो आर लिखने के लिए आपको इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म चाहिए होगी, और मैंने जो बताया कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा जी, ठीक। सो यहाँ पर आपके पास आर थीटा, यानी ये पोलर आर थीटा जो है वो पोलर वाली ही फॉर्म बन जाती है, और जी जो है वहाँ से आप हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वहाँ अंदाज़ा लगा सकते होते हैं। तो क्या बन जाएगी, आर एक्स इज इक्वल टू, आर हमारा इधर क्या है, 3 कोसाइन थीटा, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा,
और z इज इक्वल टू z। सो हमारे दो पैरामीटर्स बन गए थीटा एंड z, राइट। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने पार्शियल डेरिवेटिव, ये यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 कोसाइन थीटा i प्लस 3 साइन थीटा j प्लस z के, ठीक। सो अब हमने r थीटा और r z ढूंढने हैं, बाकी का काम वैसे ही है, कर लेंगे अब। और ऑफ कोर्स पोलर कोऑर्डिनेट्स आएंगे, क्योंकि आपका ये थीटा लाइज बिटवीन जीरो, क्योंकि पूरा वो है प्लेन, सो 0 to 2 पाई है, और z जो है वो 0 to 2 है। ये दो पैरामीटर्स होंगे, क्योंकि हमने रेडियस को फिक्स कर दिया, सिलेंडर में रेडियस हमारा जो है वो कांस्टेंट। जी आई होप आप कर लेंगे, क्योंकि बाकी का काम तो वैसे ही है जो हमने अभी पढ़ा है, सिर्फ पैरामीटर्स ढूंढने तो उसकी पैरामीटर फॉर्म ढूंढनी थी, बाकी वही फॉर्मूला। ओके नाउ लेट्स ट्राई। वाओ, कितना टाइम लग गया इसमें, आई डिडंट रियलाइज कितना टाइम लग गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव दो मेजर थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है और हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम है, सही। सो ये क्या कर रहा है, हमारे जो एफ डॉट डी आर, मतलब एक लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है जी। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। तो इसमें भी कंडीशंस हैं ऑफ कोर्स एस और सी के ऊपर। सो एस पी एन ओरिएंटेड पीस वाइज स्मूथ सरफेस दैट इज बाउंडेड बाय ए सिंपल क्लोज पीस वाइज स्मूथ बाउंड्री कर्व। ये सारी बातें जो है वो फुलफिल होना जरूरी है विद पॉजिटिव ओरिएंटेशन, and f be the vector field whose components have continuous partial derivatives on an open region in 3 dimension, so r cube, so that contains s. Then line integral of f dot dr is equal to the surface integral of curl f dot ds, okay? So ये कर्ल एफ डॉट डी एस को फर्दर जो किया हुआ है, कर्ल के कंपोनेंट्स निकाले और डी एस के कंपोनेंट्स निकाले और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। सो यू कैन डू दिस एज वेल, ऐसा चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। आगे ये एफ डॉट डी आर सीधा सीधा ही, मतलब वो इवेल्युएट अगर आप कर लें तो भी ठीक है। सो हमारे पास ये पहली एग्जांपल एफ डॉट इवेल्युएट दिस। अब ये इसको इवेल्युएट कर, चूंकि हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं स्टोक्स थ्योरम की, तो हमने इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके इवेल्युएट करना है। सो एफ हमारा जो है वो ये है, इज द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन y प्लस z इज इक्वल टू 2 एंड द सिलेंडर दिस। सो काउंटर क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव ओरिएंटेशन है। तो यहाँ सबसे पहले हमने कर्ल एफ ढूंढा, क्योंकि हमने ये थ्योरम अप्लाई करना है, तो हमें कर्ल एफ डॉट डी एस करना है। सो कर्ल एफ ढूंढा, कर्ल एफ से हमारे पास ये आ गया, और फिर उसके बाद हमने कर्ल एफ की वैल्यू क्या आई थी यहाँ से, 1 + 2y k, ठीक है, 1 + 2y k। आगे इसको ही सॉल्व किया बस, और तो कोई इतनी इसमें ख़ास बात है नहीं। इसके मेरा ख्याल बहुत थोड़े से क्वेश्चन ही मैंने कहीं कहे होंगे करने को आपको। ये हमने क्लास में किया था, एग्जाम्पल नंबर 2। ये उल्टा है कि मतलब सरफेस इंटीग्रल को भी आप लाइन इंटीग्रल से इवैल्यूएट कर सकते हैं अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हों। ये ऊपर हमने क्या किया था, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल से किया था, और नीचे हम क्या कर रहे हैं ये वाले एग्जांपल में सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल से किया था। सो दोनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें मुझे लगता है कोई ख़ास बात नहीं, बस यही है, एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला ही हमने किया था, हमने इसमें बहुत डिटेल्स नहीं किए थे। और इसके क्वेश्चंस पता नहीं है, मुझे लगता है कि मैंने बहुत थोड़े से ही लिखे होंगे। लेट मी चेक कि क्या लिखे होंगे। हाँ, थोड़ी सी है वैसे, चलिए देखते हैं कि क्या है। यूज दिस थ्योरम टू इवैल्यूएट, हाँ, यानी ये उल्टे वाला काम करना है कि
कर्ल एफ डॉट डी एस ढूंढना है, इसका मतलब है हमने कैसे ढूंढना है, लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करके, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्राई करके देख लेते हैं एक आध। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा चलो देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। लेट मी चेक। दिस इज एक्चुअली द राइट वे टू टेक दिस सेशंस, कि मतलब आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ हो ताकि हम डिस्कस कर सकें। अगर नहीं पढ़ा हुआ ना तो वो ये सेशन इतना फ़ायदा नहीं देंगे। सो कि अगर आपने पढ़ा हुआ है ना, पता नहीं कौन सा मैंने निकाल लिया, हाँ यही था। अच्छा 5 में क्या है, ओह इतना कुछ है, से प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1, दिस इज द क्यूब। ओके क्यूब आपको बनाना पड़ेगा। ओह यस, क्यूब की शक्ल बनाएंगे ना तो इससे कुछ कुछ हमें अंदाज़ा होगा कि क्या कह रहे हैं इसमें। चलिए ट्राई करते हैं, इसी को ट्राई करके कोशिश कर लेते हैं। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अच्छा हमने इवेल्युएट इन सारों में यही करना है, कर्ल ऑफ एफ, और हमें स्टोक्स थ्योरम से पता चले। स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मूला लिख के, तो मीनवाइल अगर हमें कुछ समझ में आता है तो करते हैं। हाँ बॉटम इज नॉट इंक्लूडेड, एस कंसिस्ट ऑफ द टॉप and the four sides, okay, but bottom is not included of the cube with plus minus 1 plus minus 1 plus minus 1 oriented outwards, okay. Chale, let's give it a try. Curl of f डॉट डी एस, और हमने इवेलुएट इसको करना है एफ डॉट डी आर से, ठीक है। अच्छा इसमें ना, हाँ इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है ये वाली बात हम शायद डिस्कस नहीं किए हैं। ये जो लास्ट एग्जांपल मैंने जो भी नहीं डिस्कस की ना, जो क्लास में डिस्कस की थी, आई थिंक देयर वाज अ कंक्लूजन हियर। ये वाली बात ये यूज की जा सकती है। सो surface integral simply by knowing the values of f on boundary curve C, ठीक है। यानी हमने पूरे इस सरफेस को लेने के बजाय हमने सिर्फ बाउंड्री कर्व जो था ना C के ऊपर इसको evaluate कर। This means that if we have an other oriented surface with the same boundary curve C, then we get exactly the same value for the surface integral, right? ये वाली बात अगर हम यूज करें तो आप सिर्फ बॉटम जो है ना उसकी बाउंड्री से भी इसको evaluate कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है जो यहाँ लिखी हुई है? हमने सिर्फ इसकी, अगर आपको याद हो क्लास में ये हमने एग्जांपल की थी, तो सिर्फ इसका बाउंड्री वाला पार्ट जो था वो लेकर हमने evaluate कर लिया था, ठीक है। ये तो C था, that was this boundary, right? तो अब ये किसी भी सरफेस की अगर बाउंड्री है तो इसका मतलब है कि ये इक्वल आएगा ना, किसी भी, ये एक्चुअली ओनली बाउंड्री मैटर्स इन दिस कैलकुलेशन। तो हमारे पास अब अगर हम क्यूब बनाते हैं तो उसकी बाउंड्री अब मैं ये बना के आपको बताती हूँ जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये एग्जांपल 2 जो थी दैट वाज इस इम्पोर्टेंट इसलिए कि यहाँ से हमें एक रिजल्ट भी मिल रहा था।
नहीं, ये मैं कहाँ आ गई, मैंने तो कहीं और लिखा है। ये था, यस ये था। हमारा क्यूब इस तरह से बनेगा ना, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, बाकी आप पॉइंट्स उस पर खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का जो मतलब है वो अगर यहाँ से समझ में आ जाए। दिस इज द क्यूब, राइट। अब उसमें हमें कहा क्या हुआ है, दोबारा से अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ें, ये वाला कि कंसिस्ट ऑफ द टॉप एंड 4 साइड्स बट नॉट द बॉटम, राइट। तो टॉप और 4 साइड्स एंड नॉट द बॉटम, तो ये जो इसकी बाउंड्री वाला जो कर्व आ रहा है ना, कर्व अगर हम लें ये, क्योंकि हमने इसको कर्व में, तो ये वाला पाथ आ रहा है, राइट। तो वो बॉटम का भी सेम है और इस पूरे का भी आपको वो जो कर्व पाथ है ना वो सेम मिलता है। तो जो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि बाउंड्री जो है वो दोनों तरह के, मतलब कोई और सरफेस भी हो जिसका जिसका बाउंड्री कर्व ये बनता है, तो इसका मतलब वो भी सिमिलर ही होगी, सही। गॉट इट। तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज, इसको अगर मैं कह दूं कि S1 जैसे वह उन्होंने बताया है एग्जाम्पल 2 के बाद, और इसको हम कह दें S2, तो बोथ है एक्चुअली सेम। ठीक है, ये बात यहाँ पे हम कहने की कोशिश करें। अब S1 और S2 क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि S1 हमारा अगर हम ले लें ओरिजिनल जो पूरा बॉटम एक्सक्लूड करके जो सरफेस बन रहा था उसका बाउंड्री बन गया, और S2 को हम सिर्फ बॉटम वाला फेस ले लें, ठीक है। सो बाउंड्री उनकी बाउंड्री पाथ जो कर्व बन रहा है ना, कर्व्ड पाथ, वो दोनों के लिए सेम बन रहा है। तो अब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि हमने ये लाइन इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है। सो इसको C कह देते हैं, ये वाला, और इसको इवैल्यूएट करने के लिए और ये क्लोज पाथ भी है ऑफ कोर्स, सही। अब आप आपने इसको इवैल्यूएट करना है, तो क्या बनेगा, दिस इज, या मैं इसको आपको सॉल्व करके भेज दूं, थोड़ा सा इसको मैं सोच लूं जरा, क्योंकि व्हाट डू यू थिंक, सॉल्व करके भेज दूं, शेयर कर दूंगी इसी में ही आपके, फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हाँ क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, या क्लासरूम में शेयर कर दूँ, हाँ जो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, चलेंगे, दैट इज इवन बेटर ऑप्शन। मुझे याद रह जाए कि ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। थोड़ा सा इसको अभी सोचने की जरूरत है, तो मैं इसको फिर आपको ना, एक कंफ्यूजन और थी इसके जी अंदर, बताओ, जो क्वेश्चन नंबर एक मिनट, कौन सी क्वेश्चन एक्सरसाइज, नंबर 2. इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2.6 में और 7.7 से लेकर 10 में, 7 से लेकर 10 में इसने कहा कि आप f डॉट डी आर फाइंड करें। तो अकॉर्डिंग टू बुक जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि कर्ल ऑफ f डॉट डी एस और f डॉट डी आर ये दोनों इक्वल हैं। तो लेकिन वो गाइड के अंदर डिफरेंट फार्मूलेस यूज़ किए हैं। उसने कहा कि f डॉट डी आर के अंदर के लिए आप कर्ल निकालें। उसने वैसे हमारे पास वो फार्मूला भी होता है कि आप p इंटू डेल्टा जी ओवर डेल्टा एक्स, अगर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कहते हैं फंक्शन दिया हुआ, तो उसने कहा आपने वो नहीं यूज़ करना। कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, 7 से लेकर 10 तक। अच्छा ये वाला जो सामने मुझे नजर आ रहा है, अच्छा 7 वाला, अच्छा अच्छा, हाँ अब बताएं क्या कह रहे हैं। हाँ, तो इसमें हमने एफ डॉट डी आर निकालना है ना, तो एफ डॉट डी आर क्या होगा, कर्ल वो जो सरफेस इंटेग्रल है, हमने जो लिखा हुआ है ना, यूज स्टोक्स थ्योरम, राइट। यस, हाँ, तो कर्ल ऑफ एफ, ये जो ऊपर लिखा हुआ था ये डॉट डी एस, सॉरी मैं फिर पता नहीं क्या कर देती हूँ, हाथ लगा देती हूँ गलत, यस ये जो लिखा हुआ था कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस, ठीक है, तो ये हमने कर, एक और हाँ फॉर्मूला भी है, वो बताया हुआ है कि अगर आपको इन द फॉर्म ऑफ एक फंक्शन दिया हुआ है कि आप इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू f ऑफ x, तो आप यूज कर सकते हैं कि फॉर्मूला, जस्ट 1 मिनट,
कि माइनस पी इंटू डेल्टा जी ओवर डेल्टा एक्स माइनस क्यू इंटू डेल्टा जी ओवर डेल्टा वाई प्लस आर डॉट टी, ये फॉर्मूला, प्लस ये आर यूज डॉट करके मैंने कंफर्म करना था आपसे। कर्ल ऑफ एफ, इसमें से क्या आएगा? कर्ल ऑफ एफ एक्चुअली आपका डेल डेल क्रॉस एफ होता है ना? यस। हाँ, तो वो यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा? हाँ, क्योंकि आपने एवेलुएट करना है वो सरफेस इंटीग्रल, सही है। तो ठहर, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, ट्राई कर लेते हैं। अब ना मैं भी थक गई हूँ एक्चुअली, मेरी बैटरी लो हो गई। सेशन हो गया लंबा तो मैं थक गई। वेट एक मिनट, इसको, ये जो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसके अंदर कर्ल एफ अगर आपने ढूंढना है, दिस इज एफ, कर्ल ऑफ एफ होगा इज इक्वल टू आई जे के डेल डेल क्रॉस एफ है ना, तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जी, और एफ हमारा है एक्स प्लस वाई स्क्वायर और वाई प्लस जी स्क्वायर, जी प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब आगे क्या करना है हमने, अब इसको इवैल्यूएट करना है। सो हमारा आई वाला कंपोनेंट क्या आएगा वो अब देखते हैं यहाँ से निकाल के। पार्शियल बाय पार्शियल वाई, ये जीरो हो गया है ना, पार्शियल बाय, क्योंकि इसमें वाई है ही नहीं, पार्शियल बाय पार्शियल, ये तो 2z आ जाएगा और नेगेटिव भी आ जाएगा, नेगेटिव 2zi, ये आ गया आपका कर्ल, ये मैं कर्ल निकाल ली हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं माइनस जे, माइनस और जे, और इसके साथ क्या आएगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, ये 2x आ जाएगा, और माइनस पार्शियल बाय पार्शियल, ये जीरो हो गया, राइट। तो ये माइनस माइनस 2x जे, देखते जाएं कि गलती ना हो। अच्छा, उसके बाद के के साथ क्या आएगा, पार्शियल पार्शियल एक्स, ये जीरो हो गया, माइनस पार्शियल पार्शियल वाई 2y हो जाएगा, माइनस 2y के, ये कर्ल आ गया है ना, सही बात है। यस मिस, यही क्या। हाँ, अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, डॉट डी एस निकालना है। तो डॉट डी एस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कर्ल तो आपका आ गया, उसके बाद हमने इसके वो निकालने हैं, सॉरी इसमें थे, ठीक है, विद द वर्टिसेस। अब ये ट्राइंगल विद द वर्टिसेस जो बन रही है हमारे पास, इसमें इसकी ये इक्वेशन जीरो, बना लें, हाँ इसकी हाँ, इक्वेशन इसमें, बना लें। हाँ इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसकी हमें ये प्लेन प्लेन बन जाएगा ना, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये एक्चुअली एक पॉइंट इधर है, 1 0, मतलब सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना उन पे 1 1 है, ये x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 1 ऐसे बनेगी। ऐसे करके, है ना, ठीक है। ये so, इस ट्राइंगल की क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स टू 1। हाँ यस, एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई इसकी। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जी को निकाल लें, अब इसकी पैरामीट्रिक चाहिए ना आपको, ताकि वो आप डी एस ढूंढ सकें। तो z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, है ना, और x इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू वाई, ऐसे ही है ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका वो ढूंढना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वो ढूंढने के लिए ds, है ना, 1 प्लस पार्शियल z बाय, तो ये 1 प्लस आपके पास ये भी 1 हो जाएगा, ऐसे ही होगा, है ना। और या अब ds कैसे ढूंढ सकते हैं,
एक तो ये तरीका हो गया कि आप इसका वो जी ले लिया ना हमने, तो स्क्वायर रूट ऑफ वो कर लें। और दूसरा आप क्या बता रहे थे? मिस इसके अंदर मैंने फॉर्मूला देखा था कि उसने कहा था कि अगर आपको इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन मिल गई है, एक इक्वेशन मिल गई ऐसी, तो उसका आप डायरेक्टली पी क्यू यूज कर सकते हैं। ये मींस कि एफ आपके पास दिया हुआ है, आप उसका अच्छा, पी ये वाले जो पी क्यू आर है, ये यस वाले है ना? हाँ, ये इसको पी क्यू मल्टीप्लाई आर। करवा दें आप यस डेल्टा यस यस डेरिवेटिव्स के साथ, इसके एक जी यस का यस एक्स का यस डेरिवेटिव होता है y का, और उसका यस। फंक्शन होता है। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कर दें आप। यस इसका मतलब ये होगा कि -2 z टाइम्स -1, ये इसका डेरिवेटिव। और माइनस इधर से ये भी माइनस ही है, -2 -2x टाइम्स, यस ये भी कर सकते हैं, सही है, कर लें। यस ठीक है, मतलब जिस तरह भी आपको एग्जाम में ज़हन में आ रहा हो, तो यू कैन डू दैट। पर्पस यही है कि वो डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, तो उसके लिए आप चाहें तो जैसे मैंने अभी बताया कि वो हमने जो सीखा है अभी ds निकालना, लेकिन चूंकि हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो हमें वो अभी हमारी ये वाली जो है ना, ये वेक्टर फॉर्म में है, तो इसलिए हमें वो भी वेक्टर फॉर्म में चाहिए। सो वेक्टर फॉर्म में आपके पास क्या तरीका होगा, आपकी अब ये बन क्या गई है, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, x y 1 माइनस x माइनस y, है ना, ऐसे ऐसे बन जाती है। तो यहाँ से अगर आप वो लेंगे, ये अगर आपका r है, तो r x क्या आएगा, 1 0 -1, है ना। और जब आपके पास r y आएगा, तो वो क्या आएगा, अगर आप इसको इस तरह से लें, 0 1 -1, है ना। फिर आगे इसकी क्रॉस प्रोडक्ट, सही। तो वो पूरा प्रोसीजर जो है, अगर आप वो करना चाहें तो आप उस तरह कर लें, और ये भी ठीक है जो आप कह रहे हैं, वो दोनों एक ही तरह एंड अप होंगे। मिस ये पी क्यू आर जो आपने यूज किए हैं, ये हम कर्ल ऑफ एफ के यूज करेंगे या सिंपल एफ के यूज करेंगे? कि मेरे ख्याल से सिंपल एफ के यूज होंगे। सिंपल एफ के, हाँ, कर्ल ऑफ एफ से तुम ये ले रहे हैं, -2z -2x, ओके ठीक है। हाँ ना, कर्ल ऑफ एफ तो आप यहाँ से ले रहे हैं। ओके मिस। हम्म तो ये आप सिंपल वाले यूज, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज कर रहे होंगे, ठीक है जी। यहाँ से मैं आपको एक दफ़ा फिर से, अगर आप जो कह रहे हैं ना, एक दफ़ा फिर मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ इसकी ये वाली रिप्रेजेंटेशन, डॉट ds डॉट के, ये जो एग्जांपल में भी इन्होंने उसी तरह जैसे की हुई है, ठीक है। ओहो, ये वाली z इज इक्वल टू 2 - y है ना, तो वो आपका इधर से 1 आ रहा था, डॉट प्रोडक्ट बाकी के 0 आ रहे थे, राइट। तो इसलिए आपको 1 + 2y ही नजर आ रहा है, ठीक है। और ds लेने के और क्या क्या मेथड आपके पास हो सकते हैं, मैं यहाँ से इसमें बताना चाह रही हूँ कि फॉलो अगर आपने करना हो तो आप क्या कर सकते हैं। यस, ये वाला, ये इसके, ये भी आप कर सकते हैं, जो भी हमने कर्ल निकाल लिया ना, तो ये इसके कंपोनेंट्स है ना। सो पार्शियल z बाय पार्शियल x, पार्शियल z बाय पार्शियल y, और ये 1 आएगा, राइट। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, राइट। अगर समझ आ रहा है, सो ये यहाँ से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब वी आर एट द एंड, लास्ट हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम है, और उसमें हमने क्या करना है, हमारे पास सरफेस इंटीग्रल, उसको ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। और इसमें भी आई थिंक मैंने सिंपल से ही एप्लीकेशंस बताए हुए हैं, नॉट वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। या इसकी एप्लीकेशंस में हमने आपको कहे थे 1 3 5 14 19 25, अच्छा काफ़ी कुछ ही है। अच्छा, इसमें भी आप स्फेरिकल वाले जो हमने एग्जांपल्स में किए थे,
वही कर लें। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर करना चाह रहे हैं तो वो मुझे बता दें, तो वो फिर हम क्लास में नेक्स्ट जो हमारा पहला सेशन होगा ना वो डिस्कस कर लेंगे। हाँ, जो आप कह रहे हैं बॉटम इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैं उस एग्जांपल से बता रही हूँ, चलिए वो एग्जांपल दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 2, उससे हमने कंक्लूड ये किया था, क्योंकि हमने सिर्फ बाउंड्री, हमने कोई भी रीजन है, अगर वो बाउंडेड बाय सेम कर्व है ना, ठीक है, बाउंडेड बाय सेम कर्व है तो सेम ही आंसर आएगा। तो बॉटम नहीं भी इंक्लूडेड तो बाउंड्री उसकी उस रीजन की क्या बन रही है, वो बॉटम वाली बाउंड्री बन रही है। तो यहाँ ये बात हम डिस्कस कर रहे थे। सो अगर हम सरफेस बॉटम लेकर भी करेंगे तो तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। सो दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 आप दोबारा से पढ़ेंगे ना तो आप समझ आएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमने जो क्लास में डिस्कस करना है, एक तो आपने मुझे बताया 16.8 है ना, 16.8 का क्वेश्चन नंबर 5 और पता नहीं अभी आप जो कह रहे थे 7 शायद, तो वो। और इसके अलावा इसमें कोई है प्रॉब्लम लास्ट वाले में तो वो भी बता दें, सो दैट हम डिस्कस कर सकें। अगर कोई टारगेटेड चीज़ होगी ना आसानी से डिस्कस हो जाता है। वो भी किया नहीं है, अच्छा चलें करके तो मुझे आप वो कर सकते हैं, ईमेल कर दीजिए ताकि हम वो डिस्कस कर लें। हाँ ठीक है, ऑल राइट जी। बाकी फिर टेक केयर और पढ़ें, जब तक पढ़ेंगे नहीं तो इन सेशंस का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बारी बारी कह रही हूँ, फ़ायदे के बजाय ना मतलब आप थकेंगे ही, मैं भी थकूंगी, फ़ायदा फिर कोई नहीं है। सो खुद करें, हाथों से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स पता होंगे, आपको डिफ़िकल्टीज पता होंगे, आप उनको रिसॉल्व करने के लिए एफर्ट करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योरसेल्फ।